मेरा परिचय अखिलेश कुमार शुक्ला, एम.कॉम एल.एल.बी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से द्वितीय वर्ष प्रशिक्षित हूँ। मेरे साथ में श्री अजीत यादव जी हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थी हैं और दर्शन शास्त्र के छात्र हैं और दर्शन शास्त्र पर अच्छी गहरी पकड़ रहती है। तो हमारा इनका यह सुनिश्चित हुआ था कि रविवार के दिन हमारा आपका संवाद होगा विभिन्न विषयों को लेकर के। तो हमारा अजीत जी आपसे पहला प्रश्न है, महर्षि अरविंद जी ने कहा था कि और उनके साहित्य इस बात का प्रमाण है कि 21वीं सदी में दुनिया के मनुष्यों में उत्कृष्टता का जागरण होगा, किंतु इतनी जनसंख्या बढ़ी हुई है, दुनिया में 8 अरब मनुष्य हैं, तो प्रकृति की निगाह में तो ये पृथ्वी एक पूरा परिवार है, वहाँ पर तो कोई देश या बाउंड्री वाल नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि अरविंद जी का जो अतिमानव अर्थात उत्कृष्टता का जागरण मानव में कैसे होगा? पहले अखिलेश जी, मैं आपको बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि एक बहुत गहरे और बहुत मार्मिक और बहुत प्रासंगिक विषय पर आपने इस संवाद का शुभारंभ किया है। जब बात महर्षि अरविंद की आती है तो बहुत ही रुचिकर मेरे लिए सदा से रहा कि उनके जो प्रारंभिक जो उनका लर्निंग पीरियड था, जहाँ से जब वो इंग्लैंड में अपनी शिक्षा ले रहे थे और चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन और जो उनके कंटेम्प्रेरी पीरियड की साइंस जैसे जैसे ग्रोथ कर रही थी, उसी पीरियड में उन्होंने भारत के उपनिषदों को और पूरी जो इंडियन फिलॉसफी थी उसको पढ़ना प्रारंभ किया। हालांकि उनके पिता की इच्छा नहीं थी कि अरविंद जी भारतीय दर्शन को पढ़ें, वे चाहते थे ये बिल्कुल मोस्ट मॉडर्न लाइफ को जिए। लेकिन हम लोग ऐसा मानते हैं कि विधाता के निर्देशानुसार व्यक्ति के अंदर चेतना जगती है और उसी ही कार्य के लिए अपने परिलक्षित गुणों के आधार पर सक्रिय हो उठती है। ऐसा कुछ महर्षि अरविंदों के साथ भी हुआ। महर्षि अरविंद इस प्रसंग पर बहुत ही मूल्यवान कॉन्सेप्ट हमको देते हैं। उन्होंने जो अति मानस की कल्पना की है, जो तुम एक बहुत सुंदर श्लोक पढ़ते हो, पूर्णमदः पूर्णमिदम्, इसका मतलब है कि हम एक परफेक्ट पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं। महर्षि अरविंद का स्पष्ट मानना है कि जब तक व्यक्तित्व में आप चेंजेस नहीं लाएंगे, व्यक्ति के निर्माण की जो आवश्यक कम्प्लीमेंट्स हैं, जो आवश्यक साधन हैं, वे नहीं उसको उपलब्ध कराएंगे, तब तक मानवता के विकास में बहुत सी समस्याएं आती ही रहेंगी। उनका स्पष्ट मानना है कि व्यक्ति डिवाइन लाइफ के साथ कनेक्ट कब हो सकता है, जब वो अपने योग के कॉन्सेप्ट से, योग का जो उनका टोटल कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही साइकोलॉजिकल है, वह बहुत ही वर्तमान जीवन में प्रासंगिक भी है। उनका एक क्लियर कॉन्सेप्ट है कि मनुष्य के जीवन में जब तक दिव्यता का प्रवेश नहीं होगा, तब तक उसकी लाइफ डिवाइन लाइफ के साथ जुड़ेगी नहीं और उसकी लाइफ परफेक्ट लाइफ हो नहीं पाएगी। सीधा मतलब है कि जब परफेक्शन की बात करते हैं तो जितने भी मनोविकार हैं, दुनिया गुण और दोषों से मिलकर के ही बनती है, लेकिन इसमें वे ही व्यक्ति सराहे जाते हैं जिन व्यक्तियों में सद्गुणों की भरमार होती है, जो लोग अपने व्यक्तित्व में दिव्यता के अंश को धारण कर संसार के सामने परिलक्षित करते हैं। समाज को जब उनकी जीवन से प्रेरणाएं मिलती हैं, ऐसे लोगों को ही संसार ने, समाज ने महापुरुष की संज्ञा दी है। तो उनका स्पष्ट मानना है कि हम सब जब डिवाइन लाइफ को जी सकेंगे, तब हम अपनी लाइफ को परफेक्शन क्यों ले सकेंगे। और परफेक्ट ह्यूमन वही कहा जाएगा जिस व्यक्ति की लाइफ में प्रॉपर इनर डिसिप्लिन होगा। और इनर डिसिप्लिन से स्पष्ट मेरा जो मतलब है वो यही है कि हमारा जो जीवन है लगातार डायनेमिक सिनेरियो में जी रहा है, इसमें कुछ तो ऐसा हो जो प्रॉपर बैलेंस हमारी लाइफ को दे, और प्रॉपर बैलेंस देने का जो सिस्टम है हमारे पास वो योग ही है महर्षि अरविंदो की दृष्टि से। तो जिस योगा ऑफ सिंथेसिस की वो बात करते हैं, वो बात करते हैं कि संसार में रहते हुए एक बैलेंसिंग लाइफ कैसे जी जा सके, तो उसके लिए उनकी पुस्तक दिव्य जीवन है। हम सब लोग उनकी लाइफ डिवाइन बुक को पढ़ें तो मुझे ऐसा विश्वास है कि हम उसमें से ऐसे कुछ सूत्रों को खोज सकेंगे जो आज मानवता के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। अब जब वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं, हम भारत के देश के लोग सदा अपने आप को युवा राष्ट्र के रूप में देखते हैं। तो जब युवा राष्ट्र के रूप में आप देखते हो तो युवाओं के साथ आज समस्या भी बहुत बड़ी मात्रा में है।
वो समस्या कुछ इस तरीके की समस्या है कि आप देख रहे हैं कि युवाओं में मद्यपान की वृत्ति आ रही है, उनमें आलस्य आ रहा, उनमें कुंठा आ रही, उनमें डिप्रेशन आ रहा, बहुत टेंशनाइड हैं, वे मिसगाइडेड भी हैं और वे अलग अलग प्रकार की प्रवृत्तियों में फंसे भी हैं। तो इन सब चीज़ों से निकालने का एक सहज तरीका है लोगों को एक बहुत ही बैलेंसिंग लाइफ स्टाइल मिले। और बैलेंसिंग लाइफ स्टाइल जो है वो पूरी तरीके से हमको लाइफ डिवाइन में ही मिल सकता है। तो भगवत गीता पर जब उन्होंने कुछ चिंतन किया, उसके बाद उनकी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है एसेस ऑन द गीता, उसमें एक स्पेशल उन्होंने चैप्टर दिया है कि डिवाइन टीचर। तो भगवान कृष्ण को डिवाइन टीचर मानते हैं, एक गाइड मानते हैं, कोच मानते हैं। तो हमारी लाइफ का जब टीचर, मेंटर, गाइड डिवाइन कनेक्टिविटी का होगा तो लाइफ में हम डिवाइन सेंसेस का संचार कर सकेंगे। और जब वो सारी चीज़ें आएंगी तभी हमारा जीवन दिव्य हो सकेगा। और मानवता को बैलेंस करने का यही फंडामेंटल जो है बेस है। तो इस तरीके से महर्षि अरविंद का तो दर्शन व्यापक है, बृहद है। और उस सब कुछ पर बात करने के लिए मुझे लगता है कि मुझे अधिक समय की आवश्यकता होगी, जो कि इस समय हमारे पास नहीं है। अब संवाद ही है तो फिर कुछ दूसरी जिज्ञासा भी शायद आपके हृदय में कौन रही होगी, तो उस पर हम कुछ बात करते हैं। भारतवर्ष में दो मंद मानसिक नशे प्रचलित हो गए हैं, एक है क्रिकेट, दूसरा है राजनीति। इसमें भारत का बहुत सा युवा वर्ग क्रिकेट खेलता है, 7, 8, 11 लोग खेलते हैं और 50, 60 लोग उसको, 100 युवा, 200 युवा बैठकर देखते हैं। दूसरा है राजनीति। राजनीति में युवा इतना जा रहा है, लेकिन वहाँ पर सफलता का जो मानक है वो प्लस में तो है ही नहीं, तो माइनस में ही गया है। तो इस मंद मानसिक नशे से युवाओं को कैसे बचाया जाए और उन्हें एक सृजनात्मक स्वरूप देकर उन्हें अधिक सृजनात्मक मनुष्य बनाने का प्रयास कैसे कर सकते हैं? अखिलेश जी का बहुत शानदार प्रश्न ये भी है। और अ, हमसे जुड़े हुए लोग जो अखिलेश जी के साथ परिचित हैं वे भली भांति जानते हैं कि हिंदी साहित्य में बहुत गहरी रुचि रखते हैं। इनका शब्दकोश हिंदी का बड़ा विलक्षण है। तो जो दो प्रश्न हैं उनमें से पहले प्रश्न के एक हिस्से को, जो आपने क्रिकेट के नशे की बात की है, पहले उससे हम लोग जुड़ते हैं। जब क्रिकेट के नशे की बात आती है, देखिए क्रिकेट को भी हम एक सुंदर कला मानते हैं। और स्पोर्ट सकारात्मक जब हमारे जीवन में प्रवेश करता है तो वह निश्चित ही हमको प्रॉपर डिसिप्लिन देता है, हमको एक उत्तम स्वास्थ्य देता है, हमारी पर्सनालिटी का एक अच्छा हिस्सा बनता है। लेकिन वह तब जब हम स्वयं खेलें। और बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जब 10-5 लोग खेलेंगे और लाखों की संख्या में दर्शक बैठ करके देखेंगे तो दर्शक हो सकता है, मानसिक उल्लास जो हो सकता है उसको तो अभिव्यक्त कर सकते हो, लेकिन जो फिजिकल फिटनेस है आपकी, जो शारीरिक जो एक्टिविटी है आपकी, वह तो निश्चित प्रभावित ही होती है। तो और ये भी सच है कि वो नशा सा ही हो रहा है। काम करते हैं लोग और उसका स्कोर अपडेशन लगातार देखने के लिए दो झांकते हैं, अपने मूल काम को छोड़ भी देते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या है ये। तो इसके साथ साथ मैंने कहीं पढ़ा था, विवेकानंद जी ने कहा कि गीता के उपदेशों की तो बाद में आवश्यकता है, पहले फुटबॉल क्रिकेट मैच के लिए मैदानों की आवश्यकता है। तो हमारे पास जब मैदान हो, खेलने के लिए उचित स्थान हो और थोड़ा समय भी हो, लाइफ स्टाइल में चेंजेस हो, जीवन में प्रॉपर डिसिप्लिन हो, तो ये सब कुछ करने में हम सक्षम हो सकेंगे। तो जो वो नशा सा हो रहा है, वो नशा अगर सक्रियता के साथ, सृजनात्मक ऊर्जा के साथ हमारे पास आ सके तो निश्चित ही वो कल्याणकारी हो सकता है। और निष्कर्ष में यही है कि जितना रुचि हम उन सबको देखने के लिए, जो भी हमारे पास गेम्स होते हैं उनको हम देखते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, देखना चाहिए, प्रेरणाएं उनसे लेनी चाहिए। लेकिन उस प्रेरणा को लेते हुए हमें उनसे प्रेरणा लेकर के खुद के जीवन में उसे फॉलो भी करना चाहिए। हमें अर्थात मैच खेलना चाहिए, खेल करके हम उसका लाभ ले सकते हैं। अगर हम खेलते नहीं, केवल देखते हैं, तो फिर वो क्या करता है, हमारे समय को भी ले जाता है, हमारा जो कार्य है उसको भी प्रभावित करता है और शरीर में वह गतिविधि और ऊर्जा का संचार भी नहीं हो पाता। तो फिर ये नशा ही सा है। लेकिन इससे मुक्ति पाने का यही तरीका है कि प्रेरणाएं तो उन सबसे हम ले लें, लेकिन प्रेरणा लेने के बाद उसको हम अपने जीवन में उतार करके खेलें, क्रिएटिविटी अपने लाइफ में लाएं, सक्रियता, एक्टिव हो सकें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और जैसा कि दूसरा प्रश्न था कि राजनीति में युवाओं के संबंध में भी नशे से आपने जोड़ा, तो ये अच्छी बात है कि युवा नेताओं की कमी नहीं है। मैं बहुत
उन सब की तारीफ भी करता हूँ कि कम से कम झूठा ही सही कुछ तो उनके हृदय में ऐसा आता है कि अपने राष्ट्र की, अपने समाज के लिए चिंता करते हुए दिखाई देते हैं। भले ही वे नकली चिंताएं हों, भले ही वे किसी से प्रभावित हों, कुछ रेडिकल उनके माइंड में हो, वो अलग अलग विषय है, लेकिन होना चाहिए। राजनीति के जितने भी दर्शन हैं, उनमें से कोई भी दर्शन ये नहीं कहता कि जिसमें युवाओं को नहीं आना चाहिए। सच है कि युवाओं को भी आना चाहिए, लेकिन पहले तो युवा अपनी प्रतिभा का विकास करें। जो प्रतिभावान युवक हैं, उनको राजनीति में निश्चित आना चाहिए, और वो इसलिए आना चाहिए कि जब तक हमारी राजनीति के साथ युवा मानस नहीं आएगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने कई कार्यक्रमों में युवाओं का आह्वान किया, और वो जो है इनोवेशन के लिए बहुत एक्टिव दिखाई देते हैं, और अपनी मन की बात में भी उन्होंने कई बार युवाओं की सराहना भी की और अपने पर्सनल लाइफ से कुछ टिप्स भी दिए। एक बार वो लोक प्रशासक लोक सेवकों के कार्यक्रम में भी बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि हमारे पास जो सिविल सर्वेंट हैं बिल्कुल डायनामिक एनर्जी को हों, एक्टिव हों, डिसिप्लिन्ड हों और युवक हों, तो उनकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो बेहतर होगी। ये सारी बातें प्रधानमंत्री जी ने सराही हैं, और मैं भी इन सब चीज़ों के लिए उनका धन्यवाद देता हूँ। लेकिन साथ साथ ये भी एक निवेदन भी करना चाहूँगा कि जो हमारे बड़े लीडर्स हैं, जिनके पास अनुभव तो है, ये सही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्हीं के मार्गदर्शन में अगर युवाओं को स्थान मिल सके तो इससे बेहतर सिनेरियो कोई दूसरा नहीं होगा। और एक पुस्तक में पढ़ रहा था जिसमें विनोबा भावे जी का बहुत सुंदर स्टेटमेंट था। वो कहते हैं कि अंधेरा अंधेरा कहने से अंधेरा दूर नहीं होगा, अच्छा है कि एक दीप जलाएं। और इसी के साथ वो ये भी कहते हैं कि युवा राष्ट्र की घोषणा हम कब तक करेंगे। भाई, युवाओं को जब सीधे सीधे प्रत्यक्ष काम करने का मौका मिलेगा, राजनीति के क्षेत्र की बात मैं करता हूँ। अब हम देखते हैं वही युवा आते हैं जिनके माता पिता पहले से राजनीति में होते हैं, तो माता पिता राजनीति में थे, उनकी वसीयत उनको मिल जाती है। तो ये विरासत का मुद्दा राजनीति का नहीं होना चाहिए। जन सामान्य का युवा भी राजनीति में प्रत्यक्ष पार्टिसिपेट कर सके, उस दिन मेरे हृदय को बहुत संतोष होगा। वो ये कहते हैं कि विनोबा भावे जी कि मुझे बुजुर्गों के होश की और युवाओं के जोश की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, और खासकर जो अब वृद्ध हो चले हैं, उन सबके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। लेकिन युवाओं को उनका मार्गदर्शन मिले, और युवाओं को वे लोग भी स्थान दें। कम से कम कुर्सी का थोड़ा मोह त्याग कर युवा राष्ट्र के नारे लगाने से पहले युवाओं को प्रत्यक्ष राजनीति में आने का अवसर भी प्रदान करें। ये एक बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म हो सकेगा। अब बात आती है कि क्या ये वास्तव में नशा है। तो नशे से क्या हुआ कि हमारे ही देश में नहीं बल्कि देश दुनिया में हर जगह ये व्याप्त धारणा है कि लोग क्या करते हैं कि अलग अलग धारणाओं को लोगों पर थोप से देते हैं। वे इतने सेंटिमेंट होकर के उन धारणाओं को अपने अंदर धारण कर लेते हैं कि उचित अनुचित का उन्हें बोध ही नहीं है। उसके बावजूद भी वो जयकारे और जयघोष कर रहे हैं। बहुत बेहतर ये हो कि हमारे उन युवकों को पहले कम से कम थिंकिंग क्रिएचर बनना चाहिए, उनकी अपना कोई पर्सनल ओपिनियन डेवलप हो सके, उसके बाद वो किसी विचारधारा से जुड़ सके। जैसे हम चंद्रशेखर आज़ाद को देखते हैं, बिस्मिल को देखते हैं, अशफाक उल्लाह खां को देखते हैं, ठाकुर रोशन सिंह को देखते हैं, भगत सिंह आदि को देखते हैं। इन सब लोगों के पास एक विजन था, एक ओपिनियन था, और अपने विजन ओपिनियन के आधार पर ही वो अपने जाति धर्म आदि आदि जो छोटे छोटे जो नैरो माइंडेडनेस के जो एरियाज उन सबको छोड़ करके एक व्यापक स्तर पर भी आ सके। तो राष्ट्रीय चेतना का जागरण तब होगा जब हमारे पास एक क्रिटिकल थिंकिंग की अप्रोच होगी, और युवाओं को क्रिटिकल थिंकिंग की अप्रोच शिक्षा व्यवस्था से ही प्राप्त हो सकती है। लेकिन मुझे बहुत निराशा होती है कि भारत कभी ऋषियों का, गुरुओं का, मनीषियों और विद्वानों का राष्ट्र था, जब इसकी कोई भी यूनिवर्सिटी वैश्विक स्तर पर साझेदारी नहीं करती। यहाँ के युवा पर्सनल लेवल पर अपना जो भी एफर्ट डाल करके वैश्विक स्तर पर अपनी प्रतिभा को परिलक्षित कर रहे हैं, लेकिन बहुत संकोच के साथ ये कहना पड़ रहा है कि सरकार की नीतियाँ और सरकार के जो प्रोग्राम्स हैं, उनमें जो शिक्षा व्यवस्था को ढीली रवैया से देखते हैं, ये चीज़ मुझे व्यक्तिगत तौर पर बहुत निराश करती है। मैं चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों पर सुधार हो और एक क्रिटिकल थिंकर्स के लेवल पर युवाओं का डेवलपमेंट हो, बहुत बेहतर होगा। और इसके साथ साथ हमारे समाज में
बहुत से ऐसे वॉलंटियर्स भी हैं जो युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं, युवा लेवल पर काम कर रहे हैं। जैसे रामकृष्ण मठ भी बहुत बेहतर तरीके से विषय पर काम कर रहा है। आप गायत्री परिवार को देख सकते हैं, वो लोग भी युवाओं को लेकर के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नशा है और इसके साथ साथ जो व्यसन विकार आदि जो युवाओं की प्रॉब्लम्स हैं उन सबको फाइंड आउट करके एक नई लीडिंग वो लोग हमको दे रहे हैं। आपने महर्षि अरविंदो की बात की, आदि आदि हमारे पास स्पिरिचुअल ट्रेनर्स और गुरु सदा से रहे हैं, उनका टेक्स्ट हमारे पास उपलब्ध है, उनके लेक्चर्स उपलब्ध हैं, जिन सबसे युवा गाइडेड होकर के अपना काम कर सकते हैं। हम सब युवाओं के आइकन रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी, उनकी युवा जयंती हम मनाते हैं, उनसे बहुत सारी प्रेरणा ले सकते हैं। तो इस तरीके से युवाओं के लिए आज हमें बहुत सावधानी से विचार करने की आवश्यकता है, और ना तो क्रिकेट कोई नुकसान पहुंचा सकता है और ना ही राजनीति भी हमें कोई नुकसान पहुंचा सकती है, अगर हमें सही दिशा और धारा प्राप्त हो जाए तो अगर इतना हो सकेगा तो निश्चित रूप से हम सब भारत को उसी स्तर पर पहुंचा सकेंगे जिस स्तर पर हमारे पूर्वजों की कामना और कल्पना रही है, और केवल कल्पना ही नहीं रही है, वे वहां तक पहुंचे भी हैं। जब आज दुनिया के पटल पर हमारे उस प्राचीन साहित्य को रखा जाता है तो पूरी दुनिया ही उससे आलोकित होती है। तो ये सब उनकी मेधा ने, उनकी प्रज्ञा ने इस स्तर पर सब कुछ दिया है। वे भी कभी युवा रहे थे, तो युवा माइंड की ट्रेनिंग कैसे हो और युवा माइंड कैसा हो और युवा की पर्सनालिटी से संबंधित क्या और विचार हो सकते हैं, ये कभी हम लोग सीक्रेट इस विषय पर टैग करेंगे। भारत देश के नेता कहते हैं, बहुत सी संस्थाएं कहती हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा। तो भारत को विश्व गुरु बनाने में अगर भारत के ज्ञान विज्ञान कला कौशल का उदारीकरण, आधुनिकीकरण, सरलीकरण, विश्वव्यापीकरण, भूमंडलीकरण कर दिया जाए तो संसार के 8 अरब मनुष्यों के दर पर भारत का ज्ञान पहुंच सकता है, जिससे भारत माता विश्व गुरु बन सकती है। इस पर आपका क्या कहना है? देखो, बहुत भावपूर्ण तरीके से आपने इस बात को कहा। सच तो यही है कि भारत माता तो विश्वगुरु है ही, वो पहले से ही, उसमें कुछ करना ही नहीं है, बल्कि हमें सिर्फ इतना करना है कि जो भी हमारा एंशिएंट नॉलेज है उस नॉलेज में लोकल तो कहीं बात ही नहीं है, वो सब ऑलरेडी ग्लोबलाइज है। हमारे यहाँ पर जितनी टीचिंग्स एंड प्रीचिंग्स हैं वे सब ग्लोबलाइज है। उदार चरिता नाम वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंब की तो बात आपने सदा से सुनी है। केवल इतनी ही नहीं, ऋग्वेद के जितने भी मंत्र हैं, उपनिषद में जितनी भी चर्चा है, वह समूची मानवता के लिए, उसमें कोई पर्सन स्पेसिफिक बातें ही नहीं है, लोकलिटी स्पेसिफिक बातें ही नहीं है, कल्ट और रिलीजन ओरिएंटेड कोई टाका ही नहीं है। वो सब ऑलरेडी ग्लोबलाइज है, उसे ग्लोबलाइज करने की जरूरत नहीं, बल्कि हमें आज दुनिया के सामने उसको प्रसारित कर लेने की आवश्यकता है। जगत को जब उन सब चीज़ों के साथ संपर्क हो, वे उसके कांटेक्ट में आए, उसके साथ एक कनेक्टिविटी अपनी स्टैब्लिश कर सके, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि सब के सब चार्ज हो सकेंगे, सब के सब आलोकित हो सकेंगे। तो बस हम उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के और हम दुनिया तक पहुंचा सकें, और पहुंचाने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि हम अपनी पर्सनालिटी में उन चीज़ों को धारण कर लें और हमारा व्यक्तित्व ही सब कुछ अभिव्यक्त कर दे। इससे बेहतर कोई मीडियम नहीं हो सकता। और बाकी संचार तकनीकी की इस दुनिया में आज किसी भी चीज़ को जन जन तक पहुंचाने में अब उतनी कठिनाई तो नहीं रह गई है। तो मैं इस विषय पर ये कहना चाहूँगा कि विश्व गुरु का मतलब है कि जो जीवन में नित्य और अनित्य का बोध कराए, सही गलत का, झूठ और सत्य का बोध करा दे, उचित अनुचित का बोध करा दे। और जिस व्यक्ति को सही क्या है ये जानकारी अगर है तो फिर वो क्या सही नहीं है उससे ऑलरेडी पृथक ही है। तो इस तरीके से जगत को रोशनी मिल सके, प्रकाश मिल सके, इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। और ये हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है। और बस थोड़ा सा काम यही करना है कि हम सब पीछे लौटे, जैसे दयानंद सरस्वती जी ने कभी नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटे। जब वेद की तरफ जाओगे, उसके साथ आपका संपर्क होगा तो वह आपसे कुछ बातचीत करेगा। तो ऋषियों की जो प्राचीनतम ज्ञान विज्ञान की पद्धति रही है वह आज भी एक्टिव है। आवश्यकता सिर्फ उसके साथ एक समन्वय स्थापित करने की है। जैसे ये हो सकेगा तो निश्चित रूप से हो सकेगा। अब बात आती है कि इस तक पहुंचेंगे कौन लोग। आप जैसे युवक जो सदा से ही ऋषि परंपरा को अपना आइकन मानते रहे, उसके साथ जुड़े रहे, इस तरीके से